अस्सलाम वालेकुम बच्चों। तो कैसे हैं आप सब? उम्मीद करते हैं आप कह रहे तो आफत के साथ होंगे यानी बढ़िया होंगे। तो आज के लेक्चर में हम डिस्कस करने वाले हैं वो हमारे पास है सॉल्वेंट और उसकी क्लासिफिकेशन देखते हैं। तो सबसे पहले हमारे पास आ जाता है वो हमारे पास है उसकी डेफिनेशन। तो आप लोगों को पता है कि हमारे पास सिंपल इसकी डेफिनेशन क्या होता है। सॉल्वेंट इज ए सब्सटेंस, सॉल्वेंट इज ए substance that dissolve solute resulting in solution। कि हमारे पास सॉल्वेंट कोई भी हमारे पास सब्सटेंस हो सकता है जो दैट डिजॉल्व, जो क्या कर रहा होता है हमारे पास डिजॉल्व कर रहा होता है। सॉरी यहाँ पे दैट डिजॉल्व दिस सॉल्यूट, जो सॉल्यूट को डिजॉल्व कर रहा होता है रिजल्टिंग इन सॉल्यूशन, जो रिजल्ट दे रहा हो सॉल्यूशन में, वो हमारे पास क्या कहलाते हैं? सॉल्वेंट। उसके बाद हमारे पास सॉल्वेंट इज यूजुअली लिक्विड but can be solid or gas। कि हमारे पास क्या होता है कि सॉल्वेंट आमतौर पर तो हमारे पास लिक्विड ही में पाया जाता है मेजॉरिटी केसेस, लेकिन हमारे पास वो कहता है कि ये सॉलिड में भी फॉर्म हो सकता है या गैस में भी हो सकता है। तो आप लोगों को उसके बाद हमारे पास सॉल्वेंट इज component of solution that present in large quantity। जो हमारे पास किसमें होता है बहुत ज्यादा मिकदार के अंदर पाया जाता है। ठीक है, सॉल्यूशन में कि कोई भी कंपोनेंट हो सकता है वो सॉल्यूशन का आधा जो हमारे पास बहुत ही ज्यादा मिकदार के अंदर पाया जाए उसे हम क्या बोलते हैं? सॉल्वेंट हो सकते हैं। तो सॉल्वेंट हो सकता है लिक्विड हो, सॉलिड हो, या हमारे पास गैस फॉर्म में भी हो सकता है। तो हम सॉल्वेंट की क्लासिफिकेशन की बात करते हैं तो एक हमारे पास होता है एक्वस, एक होता है नॉन एक्वस, जिसमें हमारे पास वाटर को यूज कर रहे हो एज ए सॉल्वेंट के तौर पर। वाटर इज यूज्ड एज ए सॉल्वेंट यानी the types of solution in which the water is used as a solvent is called aqueous solvent। यानी ऐसे सॉल्यूशन जिसमें हम वाटर को यूज कर रहे हैं एज ए सॉल्वेंट के तौर पर, वो हमारे पास क्या कहलाएंगे? एक्वस सॉल्वेंट कहलाएंगे। ठीक है, और वो हमारे पास इसके द वर्ड एक्वस derived from aqua Latin for water, Latin for water। यानी इधर अब हमारे पास क्या होगी? नॉन एक्वस सिंपल डेफिनेशन पीछे, यहां पर भी हमारे पास द टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन इन विच, ऐसे सॉल्यूशन जिसमें द वाटर इज नॉट यूज्ड एज अ सॉल्वेंट, वाटर इज नॉट यूज्ड एज ए सॉल्वेंट, जिसमें वाटर को यूज ना किया जा रहा हो एज ए सॉल्वेंट। या आप लोग ऐसे भी बोल सकते हो द टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन इन विच
द वाटर इज नॉट यूज एज ए सॉल्वेंट। ऐसे सॉल्यूशन जिसमें हमारे पास जो वाटर को हम यूज ना कर रहे हो एज ए सॉल्वेंट के तौर पर, वो हमारे पास आ जाते हैं नॉन एक्वस। अब इसके नॉन एक्वस के बारे में हम अगर एग्जांपल से देखते हैं तो वो हमारे पास क्या क्या आ जाता है, जैसे कि हमारे पास आ जाता है नॉन एक्वस के अंदर लिक्विड, लिक्विड सल्फर डाइऑक्साइड, ठीक है, नंबर 1। इसी तरह हमारे पास आ जाता है नंबर 2 की बात करते हैं, लिक्विड अमोनिया की बात करते हैं, लिक्विड अमोनिया की बात करते हैं। तो ये हमारे पास क्या है, नॉन एक्वस सॉल्वेंट है। क्या है हमारे पास, नॉन एक्वस सॉल्वेंट, ठीक है। तो ये यहां पर लिक्विड है, अगर नॉन एक्वस सॉल्वेंट, नॉन एक्वस सॉल्वेंट। अब यहां पर क्या होगा, जिसमें द टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन इन व्हिच वाटर इज यूज्ड एज अ सॉल्वेंट इज नोन एज एक्वस सॉल्वेंट। The types of solution in which the water is not used as a solvent is known as non-aqueous solvent. अब इसकी मिसाल लिक्विड हमारे पास है, सल्फर डाइऑक्साइड है, लिक्विड अमोनिया है, ठीक है। अब इधर हमारे पास, जिस तरह हमारे पास बेंजीन है, ये भी नॉन एक्वस है, टोलिन है, ये भी हमारे पास क्या आते हैं, नॉन एक्वस के बारे में। अब यहाँ पर जो वर्ड एक्वस है वो ड्राइव फ्रॉम द एक्वा, लैटिन फॉर वाटर। अब इसी तरह जो वाटर को हम क्या कहते हैं, वाटर इज यूज्ड एज ए नॉन, जो वाटर है इट इज आल्सो कॉल्ड, इट इज आल्सो कॉल्ड यूनिवर्सल सॉल्वेंट। यूनिवर्सल हमारे पास ऐसे, इसको हम क्या बोलते हैं, एज ए यूनिवर्सल सॉल्वेंट भी बोला जाता है। इट गिव द H प्लस आयंस, H प्लस आयन एंड hydroxyl ion on hydrolysis। ये क्या देते हैं, H प्लस के आयन देते हैं या हाइड्रोक्सिल आयन देते हैं, कहां पर, जब हमारे पास हाइड्रोलिसिस होने पर। इसकी हम पीएच की बात करते हैं तो वो हमारे पास क्या होती है, पीएच हमारे पास 7 होती है। तो इसी तरह अगर इसकी डाइइलेक्ट्रिक कांस्टेंट की बात करते हैं, क्या हमारे पास डाइइलेक्ट्रिक कांस्टेंट की बात करते हैं, कांस्टेंट इज हाई, क्योंकि डाइइलेक्ट्रिक कांस्टेंट इज हाई, वो हमारे पास नियर अबाउट होता है 78.5, ठीक है, 78.5। इट हैज डाइपोल मोमेंट, क्योंकि वाटर का हमारे पास क्या होता है, डाइपोल मोमेंट भी होता है। अब हम यहां पर जो डिस्कस करने वाले हैं वो हमारे पास है नॉन एक्वस, क्योंकि हम डिस्कस ही कर रहे हैं नॉन एक्वस के बारे में। तो अब हम नॉन एक्वस को देखते हैं। तो नॉन एक्वस सॉल्वेंट हमारे पास, नॉन एक्वस अब नॉन एक्वस सॉल्वेंट की अगर हम क्लासिफिकेशन देखते हैं तो नॉन एक्वस सॉल्वेंट की क्लासिफिकेशंस में नंबर 1 पर हमारे पास आता है प्रोटिक एंड एप्रोटिक सॉल्वेंट। प्रोटिक एंड एप्रोटिक सॉल्वेंट। नंबर 2 पर आता है प्रोटोजेनिक एंड प्रोटोफिलिक। ये हमारे पास प्रोटिक एंड एप्रोटिक सॉल्वेंट, प्रोटोजेनिक एंड प्रोटोफिलिक। उसी तरह हमारे पास होता है नंबर 3 पर आयोनाइजिंग एंड नॉन आयोनाइजिंग सॉल्वेंट। आयोनाइजिंग एंड नॉन आयोनाइजिंग, आयोनाइजिंग और नॉन आयोनाइजिंग सॉल्वेंट। नंबर 4 पर हमारे पास होते हैं कोऑर्डिनेटिंग
कोऑर्डिनेटिंग एंड नॉन कोऑर्डिनेटिंग। हमारे पास नॉन कोऑर्डिनेटिंग सॉल्वेंट, यानी हमारे पास प्रोटेक, एप्रोटेक, प्रोटोजेनिक, प्रोटोफिलिक, आयोनाइजिंग, नॉन कोऑर्डिनेटिंग और नॉन कोऑर्डिनेटिंग। अब हम इसके बारे में डिस्कस करते हैं। तो पहले सबसे पहले मुझे आप लोग इसे नोट कर दें, उसके बाद देखते हैं हम। अब हम बात करते हैं प्रोटेक एंड एप्रोटेक सॉल्वेंट की। तो यहाँ पर प्रोटेक सॉल्वेंट क्या होते हैं? द सॉल्वेंट फ्रॉम विच द प्रोटॉन कैन बी डिराइव्ड। प्रोटेक ऐसे सॉल्वेंट होता है जिसमें से प्रोटॉन को डिराइव किया है। द सॉल्वेंट फ्रॉम विच द प्रोटॉन कैन बी डिराइव्ड, ऐसे सॉल्वेंट जिनमें से प्रोटॉन को डिराइव किया जाए वो हमारे पास क्या कहलाते हैं? प्रोटेक सॉल्वेंट कहलाते हैं। ए प्रोटेक सॉल्वेंट, द सॉल्वेंट फ्रॉम विच द प्रोटॉन cannot be derived, यानी ऐसे सॉल्वेंट जिनमें से प्रोटॉन को डिराइव ना किया जाए वो हमारे पास क्या कहलाते हैं? ए प्रोटेक। द सॉल्वेंट फ्रॉम विच द प्रोटॉन कैनॉट बी डिराइव्ड आर कॉल्ड ए प्रोटेक सॉल्वेंट। और हमारे पास क्या कहलाता है? प्रोटेक सॉल्वेंट, द सॉल्वेंट फ्रॉम विच द प्रोटॉन कैन बी डिराइव्ड आर कॉल्ड प्रोटेक सॉल्वेंट। और इसके बाद अगर हम बात करते हैं, इट इज एसिडिक इन नेचर। जो क्या होता है हमारे पास? एसिडिक इन नेचर। और यहां पर अगर बात करते हैं तो इट इज नॉट एसिडिक इन नेचर। जो हमारे पास एसिडिक इन नेचर में नहीं होंगे। अब यहां पर अगर इसकी एग्जांपल प्रोटेक सॉल्वेंट की एग्जांपल देखते हैं तो वो हमारे पास क्या क्या एग्जांपल आ जाती है? तो एग्जांपल्स के अंदर देखते हैं हमारे पास, जैसे कि हमारे पास है सल्फ्यूरिक एसिड है, ठीक है। इसी तरह हमारे पास हाइड्रोफ्लोरिक एसिड है, इसी तरह हमारे पास एसिटिक एसिड है, ठीक है। इसी तरह हमारे पास नाइट्रिक एसिड है, ठीक है। इसी तरह हमारे पास हाइड्रोजन साइनाइड है। तो ये हमारे पास क्या कहलाते हैं? ये जो ओवरऑल ये तमाम हमारे पास क्या कहेंगे? प्रोटेक सॉल्वेंट कहलाते हैं। अब इधर अगर हम बात करते हैं, जैसे कि हमारे पास है लिक्विड सल्फर डाइऑक्साइड, ठीक है। इसी तरह हमारे पास है लिक्विड अमोनिया। तो ये जो है हमारे पास क्या करेंगे? प्रोटेक सॉल्वेंट नहीं होंगे। और इसी तरह इसके हम ये भी मिसाल देते हैं, जैसे कि हमारे पास है बेंजीन है, ठीक है, बेंजीन है, ठीक है। ये क्या कहलाएंगे? ए प्रोटेक सॉल्वेंट क्या। इसी तरह हमारे पास है CCl4 है, कार्बन टेट्राक्लोराइड है, ये इसी तरह ये हमारे पास आयनाइज होंगे, जैसे कि ये हमारे पास क्या होंगे? H+ के आयन होंगे। ये क्या दे रहे हैं? प्रोटेक सॉल्वेंट। अगर इसी तरह अगर इसकी बात करते हैं, ये भी हमारे पास, अगर इसी तरह इसकी बात करते हैं, ठीक है। अगर इसी तरह इसकी बात करते हैं, ठीक है, एसिड की, ठीक है। अगर इसी तरह इसकी बात करते हैं तो ये हमारे पास क्या है?
प्रोटिक सॉल्वेंट है और ये क्या हमारे पास एप्रोटिक सॉल्वेंट है। ठीक है, अब इनकी डेफिनेशन खुद कर लेना। द सॉल्वेंट फ्रॉम व्हिच द प्रोटॉन कैन नॉट बी डिराइव्ड आर कॉल्ड एप्रोटिक, जिसमें से तो ये हमारे पास एप्रोटिक है और ये हमारे पास क्या है प्रोटिक सॉल्वेंट। अब हम आते हैं सेकंड इसकी क्लासिफिकेशन के बारे में। पहले सबसे पहले आप इसे नोट डाउन कर ले बच्चे। तो जो अब सेकंड हम क्लासिफिकेशन देखते हैं वो हमारे पास क्या है, प्रोटोजेनिक और प्रोटोफिलिक है। आप देखो प्रोटोजेनिक, प्रोटो कहते हैं प्रोटॉन, जेनिक मतलब के जनरेट करना। ठीक है, तो हमारे पास इस सॉल्वेंट विच हैव टेंडेंसी, आप देखो सॉल्वेंट विच हैव टेंडेंसी टू डोनेट प्रोटॉन्स, यानी ऐसे सॉल्वेंट जो डोनेट कर रहे हो प्रोटॉन यानी H प्लस के आयंस, वो हमारे पास क्या कर आर एसिडिक इन नेचर, आर एसिडिक इन नेचर, आर एसिडिक इन नेचर आर कॉल्ड प्रोटोजेनिक सॉल्वेंट। अब यहाँ पर प्रोटॉन्स यानी H प्लस के आयंस, ठीक है, ये भी हमारे पास क्या था H प्लस के आयंस। जीनिक मतलब कि हमारे पास क्या करना, जनरेट करना। ठीक है, या हम इसे बोलते हैं डोनेट करना, यानी जनरेट करना। और यहाँ पर प्रोटोफिलिक कहते हैं हमारे पास, जो हमारे पास होता है लोअर होता है। ठीक है, यानी एक्सेप्ट, ठीक है, यहां पे मतलब कि जीनिक रिलीज करना, डोनेट करना। ठीक है, ये वैसे मैंने बताया हुआ आप लोग। अब देखो दिस सॉल्वेंट फ्रॉम द सॉल्वेंट व्हिच हैव टेंडेंसी, सॉल्वेंट which have strong tendency to accept proton यानी H प्लस आयन are basic in nature are known as, जिसका हमारे पास क्या होगा प्रोटोफिलिक सॉल्वेंट कहलाते हैं। ठीक है, अब ये हमारे पास क्या कहलाते थे, प्रोटोजेनिक सॉल्वेंट कहलाते हैं। और इट इज आल्सो कॉल्ड, it is also called acidic solvent, इन्हें क्या बोला जाता है, एसिडिक सॉल्वेंट। और इट इज आल्सो कॉल्ड बेसिक सॉल्वेंट, इन्हें क्या बोला जाता है, हम बेसिक सॉल्वेंट। अब इनकी अगर एग्जांपल की बात करते हैं, जैसे कि हमारे पास आ जाते हैं प्रोटोजेनिक सॉल्वेंट के अंदर, जैसे कि हमारे पास हाइड्रोक्लोरिक एसिड आ जाते हैं। ठीक है, और इसी तरह हमारे पास क्या आ जाते हैं, सल्फ्यूरिक एसिड आ जाता है। ठीक है, इसी तरह हमारे पास एसिटिक एसिड आ जाते हैं। और इसी तरह हमारे पास हाइड्रोफ्लोरिक एसिड आ जाता है। इसी तरह हमारे पास जो आ जाता है, अगर हम बात करते हैं हाइड्रोजन साइनाइड आ जाता है। तो ये ओवरऑल जो है हमारे पास क्या है, प्रोटोजेनिक सॉल्वेंट है। अब अगर इनकी बात करते हैं तो वो हमारे पास आ जाता है, जैसे कि लिक्विड है, अमोनिया है। ठीक है, और इसी तरह हमारे पास लिक्विड अमोनिया के बाद आ जाता है पैराडीन है, पैराडीन C6 होता है, H5 सॉरी नाइट्राइल ग्रुप, नाइट्रोजन ग्रुप। ठीक है, और हमारे पास अमाइन, all the protophilic solvent have
हाल प्रोटो हमारे पास फिलिक हाल प्रोटोफिलिक सॉल्वेंट हैव लोन पेयर, यानी जो प्रोटोफिलिक सॉल्वेंट होंगे वो तमाम सॉल्वेंट ऐसे सॉल्वेंट होंगे जिनके ऊपर क्या हो लोन पेयर मौजूद। ठीक है, अब अगर हम इन्हीं की एक और हम देखते हैं, हमारे पास एक आ जाता है, तो इसी हमारे पास क्लासिफिकेशन के अंदर एक हमारे पास आ जाता है एम्फो प्रोटिक एम्फोप्रोटिक सॉल्वेंट, या हमारे पास एम्फी प्रोटिक सॉल्वेंट। आप देखो एम्फोप्रोटिक सॉल्वेंट, एम्फीप्रोटिक सॉल्वेंट होता है ये the types of solvent which have tendency to both gain or loss क्या H प्लस साइन, यानी ऐसे सॉल्वेंट जो क्या शो कर रहे हो डुअल कैरेक्टर इन नेचर, यानी वो दोगलापन दिखा रहे हो, यानी डुअल कैरेक्टर नेचर होंगे, यानी वो एसिड के तौर पर भी काम कर रहे होंगे, यानी हमारे पास क्या होंगे वो डुअल कैरेक्टर का मतलब है जहां पर हमारे पास वो यानी बोथ इन नेचर होंगे, बोथ इन नेचर, मसलन कौन से एसिडिक या सॉरी एसिडिक भी बोल सकते हैं, प्रोटिक एंड एप्रोटिक सॉल्वेंट। अब इसकी डेफिनेशन क्या होगी, द सॉल्वेंट विच हैव टेंडेंसी टू डोनेट या एक्सेप्ट द प्रोटॉन, यानी ऐसे सॉल्वेंट जो डोनेट भी कर सकते हो या एक्सेप्ट भी कर सकते हो, यानी बोथ इन नेचर, क्या H प्लस क्या है प्रोटॉन्स, वो हमारे पास क्या कहलाते हैं एम्फोप्रोटिक सॉल्वेंट। ये डेफिनेशन आप लोग ने लिखनी है, ठीक है, या इसे एम्फीप्रोटिक सॉल्वेंट भी कहा जाता है। एम्फी आप लोगों को पता है, जिस तरह यहाँ पर बायोलॉजी के स्टूडेंट जो एम्फीबियंस होते हैं वो होते हैं ऐसे जानवर हमारे पास होते हैं जो खुश्की पर भी रहते हो और उसके साथ साथ पानी में भी सरवाइव कर सकते हो, यानी ये इस तरह दो तरह के, ठीक है। लेकिन ये सिर्फ आप लोगों ने वो याद करना एम्फोप्रोटिक यानी डुअल कैरेक्टर इन नेचर, जो हमारे पास एसिडिक भी बिहेव कर रहे हो और बेसिक भी बिहेव कर रहे हो, यानी हमारे पास वो प्रोटिक भी हो और एप्रोटिक भी हो सामने, ठीक है। इसको हम क्या बोलते हैं एम्फोप्रोटिक सॉल्वेंट बोलते हैं या एम्फीप्रोटिक सॉल्वेंट, सॉल्वेंट विच है। अब इसकी एग्जांपल की बात करते हैं, अगर हम एग्जांपल देखते हैं तो वो हमारे पास आ जाता है यहां पर हाइड्रोजन सल्फाइड है, ठीक है। ये भी हमारे पास किसके तौर पर बिहेव कर रहा होता है, जो एसिडिक भी होता है और बेसिक भी, यानी ये प्रोटॉन H प्लस आयन एक्सेप्ट भी कर सकता है, डोनेट भी कर सकता है। या इसी तरह अगर हम और बात करते हैं कि हमारे पास अगर है एसिटिक एसिड की बात करते हैं, एसिटिक एसिड अगर हम कहते हैं एसिटिक एसिड इज वीक एसिड, सही है, लेकिन बात किसके अंदर ये स्ट्रॉन्ग एसिड के तौर पर काम, जिस तरह जब हमारे पास, अब इसी की एग्जांपल दे रहा हूं फुटे, जब व्हेन द एसिटिक एसिड रिएक्ट विद, हमारे पास जब ये एसिटिक एसिड रिएक्ट करेगा, किसके साथ रिएक्ट करेगा, जब ये रिएक्ट करता है परक्लोरिक एसिड के साथ HClO के साथ, तब ये हमारे पास बेस के तौर पर विच इज मोर स्ट्रॉन्ग एसिड,
तो यहाँ पर वीक एसिड के तौर पर, यानी ये क्या करेगा, एक्सेप्ट द प्रोटॉन्स। तो ये जो हमारे पास प्रोडक्ट बना देगा, ये जो हमारे पास प्रोडक्ट बना देगा ये, और इसी तरह हमारे पास अब इसी की एग्जांपल, जब ये हमारे पास एसिटिक एसिड, यानी जहां पर किसके तौर पर काम कर रहा है, बेस के तौर पर काम कर रहा है, बेस के तौर पर, यानी ये क्या कर रहा है, एक्सेप्ट कर रहा है। यानी हमारे पास क्या होता है, एक्सेप्ट, जो हमारे पास प्रोटोफिलिक होते हैं, ठीक है, और ये हमारे पास एसिड ही होता है, आप लोगों को पहले। अगर इसी तरह अगर हम इसको एसिटिक एसिड को रिएक्ट करा देते हैं अमोनिया के साथ, किसके साथ, अमोनिया के साथ, तब ये क्या होगा, ये एसिड के तौर पर काम करेगा, ये एसिड, और ये हमारे पास बेस के तौर पर होगी। हम सिर्फ इस चीज को देख रहे हैं, इस चीज को, ये वैसे मैंने लिए समझाने। तो ये हमारे पास है तो एसिटिक एसिड हमारे पास किसके तौर पर काम कर रहा है, यानी हमारे पास वो एम्फोप्रोटिक सॉल्वेंट के तौर पर काम कर रहा है, या एम्फीप्रोटिक सॉल्वेंट के तौर पर काम कर रहा है। तो बच्चे ये आप लोग नोट कर लें, उसके बाद हम नेक्स्ट डिस्कस करते हैं। तो बच्चों हम थर्ड क्लासिफिकेशन की बात कर रहे हैं नॉन एक्वस की, वो हमारे पास है आयोनाइजिंग और नॉन आयोनाइजिंग। तो आयोनाइजिंग की हम डेफिनेशन करते हैं, द सॉल्वेंट which are capable undergoing self ionization या हमारे पास ऑटो आयोनाइजेशन सेल्फ आयोनाइजेशन, जो हमारे पास ऑटो आयोनाइजेशन आर कॉल्ड, हमारे पास क्या कहलाएंगे, आयोनाइजिंग सॉल्वेंट्स। मतलब ऐसे सॉल्वेंट जो कैपेबल हो अंडरगोइंग सेल्फ आयोनाइजेशन भी हो रही हो, या हमारे पास क्या होती हो, ऑटो आयोनाइजेशन हो, ऐसे सॉल्वेंट हम क्या बोलते हैं, आयोनाइजिंग सॉल्वेंट बोला जाता है। जैसा कि अगर हम इसकी एग्जांपल की बात करते हैं तो हमारे पास क्या क्या आ जाता है, सल्फर डाइऑक्साइड आ जाता है। इसी तरह हमारे पास जब सल्फर डाइऑक्साइड को आप इसकी आयोनाइजेशन कराते हैं, मतलब कि इसकी सेल्फ आयोनाइजेशन होती है या ऑटो आयोनाइजेशन होती है, तो वो हमारे पास क्या बना देता है, इस तरह हमारे पास एक ये प्रोडक्ट बना देते रहता है, थायोनाइल आयन होता है, एक हमारे पास क्या होता है, सल्फाइड आयन होता है, ठीक है। इसकी हम ये हमारे पास क्या, मतलब कि सल्फर आयोनाइजेशन होकर हमारे पास क्या बना देता है, यहाँ पर हमारे पास ये बना देता है हमारे पास थायोनाइल आयन, और ये हमारे पास बना देता है सल्फाइड आयन, क्या बना देता है, सल्फाइड आयन बना देता है। तो इसकी हमारे पास क्या हो रही है बच्चों, ये हमारे पास सेल्फ आयोनाइजेशन या ऑटो आयोनाइजेशन हो रही है। इसी तरह अगर इसकी एग्जांपल की और बात करते हैं, हमारे पास है अमोनिया की अगर बात करते हैं, अमोनिया भी की ऑटो आयोनाइजेशन और सेल्फ आयोनाइजेशन होती है। तो ये भी हमारे पास कौन से सॉल्वेंट है, ये हमारे पास है आयोनाइजिंग सॉल्वेंट है। क्या है हमारे पास, आयोनाइजिंग सॉल्वेंट है। अब इसके हमारे पास क्या होती है, ये हमारे पास अमोनियम के आयन में होता है, क्या होता है हमारे पास अमोनियम के आयन, और हमारे पास अमाइड के आयन, क्या होता है अमोनियम के आयन और हमारे पास अमाइड के आयन में कन्वर्ट होता है। ये हमारे पास होता है अमोनियम आयन, और ये हमारे पास होता है अमाइड आयन, क्या होता है हमारे पास अमाइड आयन, ठीक है। इसी तरह आप लोग की तरह हमारे पास और भी एग्जांपल दे सकते हो, जैसा कि हमारे पास हाइड्रोजन फ्लोराइड की बात करते हैं, हाइड्रोजन फ्लोराइड की बात करते हैं, तो ये भी हमारे पास लिक्विड हाइड्रोजन फ्लोराइड में भी सल्फर और ऑटो आयोनाइजेशन होती है। ये हमारे पास क्या बनाता है, डाई हाइड्रोजन फ्लोराइड बना देता है, और हमारे पास बना देता है हाइड्रोजन फ्लोराइड बना देता है। हमारे पास हाइड्रोजन फ्लोराइड और डाई हाइड्रोजन फ्लोराइड, तो इससे हमारे पास क्या हो रही है, आयोनाइजिंग हमारे पास, और नॉन आयोनाइजिंग सॉल्वेंट की बात करते हैं। तो बच्चों हमारे पास इसकी डेफिनेशन थी, आप देखो इसकी क्या होगी, दी सॉल्वेंट्स
solvents which are not capable undergoing self ionization या हमारे पास होगा ऑटो आयोनाइजेशन। तो इनको हम क्या बोलते हैं, हमारे पास ऐसे सॉल्वेंट जिसके अंदर क्या ना हो रही हो, विच आर नॉट कैपेबल, जो जिसके अंदर सेल्फ आयोनाइजेशन भी ना होती हो और ना ऑटो आयोनाइजेशन हो हमारे पास सीधी बात, वो हमारे पास क्या कहलाते हैं, नॉन आयोनाइजिंग सॉल्वेंट कहलाते हैं। अब इसकी एग्जांपल्स की बात करते हैं, हमारे पास जैसे कि है, हमारे पास है बेंजीन है, क्या हमारे पास है बेंजीन है, ठीक है, इस तरह भी होता है, हमारे पास क्या है बेंजीन है। और इसी तरह हमारे पास आ जाता है कि हमारे पास हाइड्रोकार्बन है, क्या हमारे पास है हाइड्रोकार्बन है, हाइड्रोकार्बन हैं। और इसी तरह हमारे पास आ जाता है कि जो हमारे पास CCl4 है, क्या हमारे पास CCl4, जो हमारे पास क्या होता है सच टेट्रा क्लोरो मीथेन भी बोला जाता है, या हम इसे टेट्रा क्लोरो मतलब कि कार्बन टेट्रा क्लोराइड भी बोला जाता है। तो ये हमारे पास क्या है, और दे आर नॉन पोलर इन नेचर होते हैं, और ये हमारे पास दे आर नॉन पोलर इन नेचर, ठीक है। ये किसके हमारे पास थे, बेंजीन भी हमारे पास इसी के अंदर आ जाता है, और हमारे पास हाइड्रोकार्बन भी और CCl4 भी, और ये हमारे पास क्या होता है नॉन पोलर, ये हमारे पास क्या आते हैं नॉन आयोनाइजिंग सॉल्वेंट। तो बच्चों सबसे पहले ये आप लोग नोट करते हैं, फिर हम डिस्कस करते हैं। बच्चों हम फिफ्थ क्लासिफिकेशन के बारे में देखते हैं नॉन एक्वस की, वो हमारे पास है कोऑर्डिनेटिंग और नॉन कोऑर्डिनेटिंग सॉल्वेंट। तो इसकी सबसे पहले हम डेफिनेशन कर लेते हैं कि कोऑर्डिनेटिंग सॉल्वेंट क्या होता है, द सॉल्वेंट व्हिच आर the solvent which are capable of coordinating with metal ions या or anions of solute, वो हमारे पास क्या कहलाएंगे, anion ऑफ सोल्यूट। वो हमारे पास क्या है कोऑर्डिनेटिंग, ऐसे सॉल्वेंट जो कैपेबल हों किसके लिहाज से, कोऑर्डिनेटिंग विद मेटल आयंस, या हमारे पास हो anions ऑफ सोल्यूट आर कॉल्ड कोऑर्डिनेटिंग सॉल्वेंट। अब इसकी एग्जांपल हमारे पास है, जैसा कि है हमारे पास DMSO, यानी हमारे पास आ जाता है डाइमिथाइल सल्फोक्साइड, डाइमिथाइल सल्फोक्साइड, इस तरह होता है हमारे पास डाइमिथाइल सल्फोक्साइड होते हैं, ठीक है। अब इसी तरह हमारे पास आ जाता है लिक्विड अमोनिया है, जैसे कि NH3 है, ये भी हमारे पास इसी तरह कोऑर्डिनेट। इसी तरह हमारे पास है सल्फर डाइऑक्साइड है, तो ये भी हमारे पास इसी के अंदर आ जाता है। इसी तरह हमारे पास है नाइट्रोमीथेन है, नाइट्रोमीथेन है, ठीक है, ये भी हमारे पास किसमें आ जाता है, इसी के अंदर नाइट्रोमीथेन, ठीक है। और इसी तरह हमारे पास है DMSO की डाइमिथाइल सल्फोक्साइड की जगह डाइमिथाइल सल्फोक्साइड। इसी तरह हमारे पास एक होता है डाइमिथाइल फॉर्ममाइड होता है DMF। तो ये हमारे पास इसका स्ट्रक्चर इस तरह होता है हमारे पास, डाइमिथाइल फॉर्ममाइड, पर एनत है फॉर्ममाइड। तो ये हमारे पास क्या है, इनके हमारे पास कोऑर्डिनेटिंग सॉल्वेंट की एग्जांपल है। अब हमारे पास आता है नॉन कोऑर्डिनेटिंग सॉल्वेंट। अब देखो ऐसे सॉल्वेंट, सॉल्वेंट्स
which are not capable of coordinating with metal ions or anions of solute is known as नॉन कोऑर्डिनेटिंग सॉल्वेंट। ऐसे सॉल्वेंट जो नॉट कैपेबल हो, सेमी डेफिनेशन सिर्फ हमारे पास है, नॉट कैपेबल ऑफ कोऑर्डिनेटिंग विद मेटल आयन एंड आयन ऑफ सॉल्यूट, ये हमारे पास क्या कहलाते हैं, नॉन कोऑर्डिनेटिंग सॉल्वेंट कहलाते हैं। जैसा कि हमारे पास आ जाते हैं, इसकी एग्जांपल हमारे पास सबसे पहले आ जाते हैं CCl4, ठीक है, ये हमारे पास कार्बन टेट्राक्लोराइड। इसी तरह हमारे पास क्या आ जाता है, सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, ये भी हमारे पास किस में आ जाता है। इसी तरह हमारे पास तीसरी एग्जांपल है इसकी, फ्लोरोकार्बन, क्या हमारे पास फ्लोरोकार्बन, ये हमारे पास क्या थे, नॉन कोऑर्डिनेटिंग सॉल्वेंट। तो अच्छा बताओ, ये लास्ट क्लासिफिकेशन आप हमारे पास नॉन एक्वस था, तो प्लीज लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिएगा, और हो सके तो अपने दोस्तों तक इस वीडियो को शेयर कीजिएगा। तब तक अल्लाह हाफिज़, फिर इंशाल्लाह एक नेक्स्ट वीडियो के साथ मुलाकात होती है। तो प्लीज पहले आप इसे नोट डाउन कर लें।